एक के बाद एक जिस तरीके से कड़ियां खुल रही हैं और इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में दत्ता सर आ जाना, और यहाँ हमारे ठीक पीछे ये ब्लास्ट लोकेशन है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। स्लो मूविंग गाड़ी में ये पूरी तरीके से ब्लास्ट हुआ था। फिदायीन की हिम्मत आती कहाँ से है, और हिम्मत अगर आ भी गई तो ये भीड़ भाड़ वाला जो इलाका है इसे कैसे चुना गया होगा, या किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई? देखिए, ऐसा है कि जो ये हमला हुआ फिदायीन किया इसने, इसको फिदायीन करने की ज़रूरत नहीं थी। फिदायीन हमला जो होता है अमूमन उस टारगेट को चुना जाता है फिदायीन के लिए जो एक डिफ़िकल्ट टारगेट हो, सिक्योरिटी फोर्सेस का हो, कोई वीआईपी का इलाका हो। ऐसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप वैसे भी कोई आईडी बना के छोड़ सकते हैं और उतना ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये जो उसने फिदायीन किया है, ये उस मेंटल स्टेट के बाद किया उसने, जब उसको ये पता चल गया कि वो अब पकड़ा जाएगा, उसका जो राज है खुल गया है, उसके साथी पकड़े जा चुके हैं और बहुत जल्द उसके ऊपर भी कानून का हाथ आ जाएगा। तो उस मेंटल स्टेट के अंदर उसने वो अपने आप को फिदायीन के तौर पे ब्लो किया है। उसको फिदायीन बनने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो होता है ना मोटिवेशन फॉर अ फिदायीन कि एक बड़ा आप टारगेट अचीव करने जा रहे हैं। अब जैसे उसमें बीरूट के अंदर एक अमेरिकन इनकी जो बैरिक्स थी उसके अंदर फिदायीन हमला हुआ और वो ट्रक भर के ले गए और 300 अमेरिकन 250-300 अमेरिकन मारे गए। उसको बोलते हैं फिदायीन हमला। यहाँ आपने सिक्योरिटी फोर्सेस के जो कैंटोनमेंट के अंदर आप घुसे, अपने संतरियों को फिदायीन हमला करके मारो, अंदर जाके नुकसान किया। ऐसे इलाके में फिदायीन करने की ज़रूरत नहीं थी। वो बल्कि लाल बत्ती में गाड़ी रुकी है, वो गाड़ी से उतर के भी बाहर बटन दबा सकता था और उतना ही असर होता। गाड़ी में बैठ के फाड़ने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक फिदायीन को तैयार करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए सालों लगते हैं। ये जो मॉड्यूल है ये 2 दिन में तैयार नहीं हुआ, ना ये अब संदूर के दौरान तैयार हुआ है, ये पहले से तैयारी इसकी चल रही है। इसके अंदर जो पाकिस्तान है, हमारे अंदर के जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं, ये बहुत सालों से इसकी प्लानिंग कर रहे होंगे। और ये सारे लोग जो हैं श्रीनगर थे। श्रीनगर में अगर आपको याद हो, रुबैया सईद जब किडनैप हो गई थी 1989 में, 4 आदमी हमने छोड़ दिए। उसके बाद अगले दिन पूरे श्रीनगर के अंदर आज़ादी के नारे लगने लगे और उस दिन से लेकर आज तक वहाँ पे 370 हटाने से पहले लगातार वहाँ पे मदरसों में, वहाँ की मस्जिदों में भारत के खिलाफ जहर घोला जाता था। मौलवियों द्वारा, जो आईएसआई के द्वारा स्पॉन्सर थे, इनको पैसे आते थे वहाँ से लगातार। और मैं बहुत बार अमरनाथ यात्रा के लिए जाता था श्रीनगर, लोग मेरे को बोलते साहब देखो मस्जिदों में ऐसा चल रहा है। तो ये जो रेडिकलाइजेशन है तब से शुरू हुई 90 से, और 90 से तैयार होते होते लोग डॉक्टर बने, गवर्नमेंट की वजीफा लेके बने। तो ये वो जनरेशन है ये जिनका ब्रेन वॉश किया गया था उस समय। आज का आदमी ब्रेन वॉश नहीं होगा, ये वो वाले हैं जो बचपन से ब्रेन वॉश होते चले आ रहे थे। ब्रेन वॉश की तो हमने वीडियो देख ली, वो कैसे अंग्रेजी में बता रहा है कि जो सुसाइड बॉम्बिंग है वो किस लिए अच्छी है, सुसाइड बॉम्बिंग के लिए कितने मिथ है। इस बीच एक खबर आपको बता देते हैं, एक और खुलासा दिल्ली धमाके की जांच में हुआ है। ये खुलासा ये हुआ है कि डॉक्टर उमर ने शू बम से धमाका किया था। अभी तक सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि उमर ने शू बम से धमाका किया था। कार की ड्राइवर की सीट के नीचे जूता मिला है, टायर और जूते पर टीएटीपी विस्फोटक के निशान भी मिले हैं। उमर ने टीएटीपी विस्फोटक से हमले को अंजाम दिया था। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि शू बॉम्बर के जरिए ये धमाका हुआ है। जो यहाँ ठीक मेरे पीछे किया गया, ये वो लोकेशन जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जहाँ ट्रैफिक रहता है। लाल किले के लिए आने वाले लोग हैं, चांदनी चौक के लिए आने वाले लोग हैं, मंदिर आने वाले लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आने वाले लोग हैं। तो इस इलाके को उमर की तरफ से चुना गया। और जो ये शू बॉम्बर की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में जरा बताइए सर, ये किस तरीके से काम करता है और इसे ही क्यों चुना गया होगा? देखिए, शू बॉम्बर की एक टेक्निक है कि आप उसको पैर से रगड़कर जब भी चाहे उसमें विस्फोट कर सकते हैं। इस तरह का केमिकल्स उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। परंतु जो अब ये वीडियो सोशल सर्किल के अंदर आई हुई है, तमाम सोशल मीडिया के अंदर है, इसने इस केस को एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा दी है। बहुत इसको आप डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और बतौर एन एविडेंस ये कोर्ट के अंदर इस्तेमाल की जाएगी। पर इस वीडियो ने ये जरूर तय कर दिया है कि ये एक बिल्कुल फिदायीन अटैक था, सुसाइडल अटैक था। और जो इसकी जो तमाम जो लिंक्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, जो सबूत हैं, इस वीडियो ने बिल्कुल तय कर दिया है कि इन्वेस्टिगेशन की दिशा अब किस तरफ जानी चाहिए। अब एनआईए का जिम्मेदारी है कि वो तमाम सूत्रों को इकट्ठा करके उनको चेन में पिरोएं, तमाम जो एविडेंसेस हैं उनको कनेक्ट करें। नौगांव से दिल्ली, फरीदाबाद, लखनऊ,
जहाँ जहाँ भी सहारनपुर जहाँ जहाँ तार मिले हैं उनको कनेक्ट करना और बतौर एन एविडेंस अदालत में पेश करना एनआईए की जिम्मेदारी है। परंतु जो आज की वीडियो है और जहाँ तक शू के इस्तेमाल किए जाने के एज ए डेटोनेटर इस्तेमाल किए जाने की बात है, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, क्योंकि तमाम चीज़ें एफएसएल और लेबोरेटरी से साइंटिफिक एक इन्वेस्टिगेशन के तहत इसकी जांच की जाएगी कि क्या ये फैक्ट है, क्या बॉम्ब जो ब्लास्ट किया गया वो शू बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया गया, या जो उसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट था वो उससे ब्लास्ट हो सकता था या नहीं हो सकता था। ये तो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। परंतु जो वीडियो है उसने ये जरूर तय कर दिया है कि बिल्कुल ये तय था कि सुसाइड करना है। जिस तरह से उसका माइंड ब्रश किया गया, साफ किया गया, उसमें तमाम वीडियो के अंदर उसने एक्सपोज कर दिया है अपने आप को, और इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा की तरफ लेकर जाया गया। ये पुलिस के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए एक बड़ी मददगार और बड़ी महत्वपूर्ण एक जानकारियां ये वीडियो लेकर आया है। और इसी दिशा के अंदर जो तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, क्योंकि बहुत से फैक्ट ऐसे हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं लाए जा सकते और लाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा महत्वपूर्ण केस है, और किसी कोई भी इंफॉर्मेशन यदि वक्त से पहले लीक हो जाए तो वो इस केस की दिशा को खराब कर सकता है और केस को डिमोलिश कर सकता है। इसलिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तमाम कदम फूंक फूंक कर लग रही हैं कि कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि जो केस है वो बिगड़ जाए, क्योंकि बियॉन्ड डाउट अदालत के अंदर प्रूव करना है। आपने डॉक्टर शाहीन को अरेस्ट किया, ईडी उसमें तमाम जो फाइनेंशियल एंगल है उसको तलाश कर रही है। डॉक्टर परवेज जिनके पास में तमाम तरह के मोबाइल्स और तमाम रिकवरी हुई डिजिटल डाटा है, वो तमाम एक इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। और ये अदालत के अंदर कोर्ट को जितने भी एक्यूज इसके अंदर गिरफ्तार हुए हैं या जो सस्पेक्ट हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अफवाहें इस समय पर फैल रही हैं, जैसे किसी पिंकी शर्मा का नाम आ गया, संजना शर्मा का नाम आ गया, बहुत सारे लोगों के नाम जानबूझकर प्लांट किए जा रहे हैं दिशा को भटकाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को खराब करने के लिए। परंतु एनआईए एक प्रोफेशनल प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है हिंदुस्तान की, वो तमाम इन तथ्यों को बारीकी से परोकर जो हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी ओपिनियन लेकर इस केस को मजबूत गिरफ्तार